धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और अपनी बात शुरू करने के पहले एक सवाल पूछ लूँ। मैं मराठी समझता पूरा हूँ, पर प्रॉब्लम है कि जब मैं मराठी बोलता हूँ घर में तो मेरी बीवी को बहुत हंसी आती है, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा तो चलेगा? तो पहले तो ये बात है कि आज मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। कल मैं आपके पनवेल के कार्यक्रम में भी था और सबसे खुशी की बात ये है कि जहाँ एक तरफ हम इस दुख में हैं कि डॉक्टर दाभोलकर की हत्या हुई, उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, और वो पकड़ा नहीं गया या नहीं पकड़े जा रहे, वो भी समझ लीजिएगा, उनको पकड़ना नहीं है। उसी के साथ साथ दूसरा उसका पहलू ये है कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि डॉक्टर दाभोलकर जिंदा रहेंगे। और ये आपके संगठन के साथ तो मैं एक समांतर संगठन के रूप में लगातार चलते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, और अभी भी हमने इसमें बहुत सारी मीटिंग्स की। तो मुख्य रूप से मैं, वैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा है क्योंकि अंधश्रद्धा एक बड़े टॉपिक का एक छोटा भाग है। वो बड़ा टॉपिक, बड़ा विषय ये है कि समाज में जो पूरा तार्किक रैशनल सोच और उसके साथ चलने वाली राजनीति, ये ख्याल कीजिएगा, तार्किक सोच केवल हवा में रहने वाला, किताब में रहने वाला और इस पर नहीं है। तार्किक सोच ये सामाजिक बदलाव का आधार है। अगर हमको समता मूलक समाज चाहिए, स्त्री पुरुष की बराबरी चाहिए, सभी धर्मों के बीच में बराबरी चाहिए, जो सोच उसका आधार है वह तार्किक सोच। तो एक तरफ है तर्कपूर्ण सोच, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, और दूसरी तरफ है श्रद्धा के आधार पे कुछ विश्वासों को समाज में लादना। अभी तो बहुत नंगे रूप में दिख रहा है, नेकेड फॉर्म वी आर सीइंग इट, पर इसकी शुरुआत काफी पुरानी भी है। पुरानी भी इसलिए है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में खास तौर से आप देखिए तो हम जब फुले शाहू आम्बेडकर को याद रखते हैं, याद करते हैं, लगातार याद रखना चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जो अत्याचार है वो काफी पुराना है, काफी गहरा है, और उसके खिलाफ, उसको भी बनाए रखने के लिए एक श्रद्धा का सहारा लिया गया। श्रद्धा अंधश्रद्धा पे आसानी से परिवर्तित हो जाती है, और वो अंधश्रद्धा का सहारा ऐसा लिया गया कि भाई वेदों की रचना तो हुई और सीधा कहा गया कि भाई वेद जो ये ईश्वर निर्मित है। अब ईश्वर निर्मित है तो आप और मैं कौन होते हैं उसको बदलने वाले? वेदों में पुरुष सूक्त है जो कहता है कि ब्रह्मा के मुख से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो आप कौन होते हैं उसको बदलने वाले? तो इसके विरोध में पहला स्वर जो आया वो था चारवाक का। चारवाक ने कहा, मैं नहीं मानता कि ये ब्रह्मा की उत्पत्ति है, ये मानव समाज से निकला है, और मानव समाज से निकला है इसलिए इसको बदला भी जा सकता है। उसका मैं इन्फ्रेंस मैं निकाल रहा हूं। पर जब चारवाक ने इस बात को कही तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? पूरा जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग से आप समझ लीजिए केवल एक ही धर्म में पुरोहित वर्ग नहीं होता, पुरोहित वर्ग हर धर्म में होता है, और पुरोहित धर्म का वही रोल होता है जो यहाँ है। और उसके लिए मेरे ख्याल से हमारे मराठी में जितना अच्छा शब्द है उतना अच्छा शब्द कहीं नहीं है, वो है शेठ जी भट्ट जी। वो उससे प्यारा शब्द मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला। खैर, तो पुरोहित वर्ग ने कहा, ये चारवाक क्या कह रहा है कि वेद तो ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं है, ये मनुष्य समाज से आए। तो बोले जो भी इसको मानेगा ना, जो भी इसको मानेगा वो बहुत अनैतिक रास्ते पर जाएगा और अगले जन्म में वो सियार के रूप में जन्म लेगा। अब मुझे पता नहीं सियार का चुनाव क्यों किया गया, इसके लिए वो कुछ और भी बात देते थे, पर एक अभिशाप देना, एक डर दिखाना कि आप अगर तार्किक सोच पे जाओगे तो आपका अगला जन्म, हम तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ये जन्म में जो होता रहे, अच्छा है तो अच्छा जन्म होगा, बुरा है तो बुरा जन्म होगा, पुनर्जन्म की भी एक व्यवस्था है। तो ये चारवाक का हाल हुआ। फिर गौतम बुद्ध, भारत के महानतम दीपक, और दुनिया में आज अगर भारत को जाना जाता है
तो दो महापुरुषों के नाम से जाना जाता है, एक गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। तो गौतम बुद्ध ने भी वो बात कही कि ये क्या चातुर्वर्ण है, ये क्या जाति व्यवस्था है, ये क्या ऊंच नीच है, हम सब समान हैं, वी आर ऑल इक्वल। फिर उनके खिलाफ तो खैर जब उनके विचार बहुत फैले और उसी के आधार पे एक बड़े सम्राट ने, बड़े राजा ने उस धर्म को, राज्य उसको अपना लिया। आपको पता होगा उनका नाम? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को मैं इसलिए याद करता हूँ क्योंकि आजकल वो एक बहुत प्रोपेगेंडा होता है ना, वो मुसलमान राजाओं के बारे में। वो आज मुसलमान राजा आ ही जाते कुछ ना कुछ करो तो। अभी वो था ना, औरंगजेब की डीपी आई तो अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को बड़ी तकलीफ हो गई कि औरंगजेब की औलाद कहाँ से आ गई, औरंगजेब ने तो इस्लाम को तलवार के आधार पर फैलाया। तो मैं उसके जवाब में देता हूँ कि राजा लोग धर्म नहीं फैलाते, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सम्राट अशोक। एक्सेप्शन, इसका सबसे रूल क्या है? राजा लोग धर्म नहीं फैलाते, उसका एक्सेप्शन क्या है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने भी अपने धर्म को फैलाया पूरी दुनिया में, साउथ ईस्ट एशिया में खास तौर से। पर बताइए, तलवार के आधार पे या प्यार के आधार पे? अब उनके आधार पे सम्राट अशोक को देखिए, वो बुद्ध धर्म स्वीकार करते हैं पर इस बात को मानते हैं कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस समय भी उनके शिलालेखों का अध्ययन कीजिए, उनके जीवन का अध्ययन कीजिए। उस समय भी 3-4 धर्म प्रचलित थे। ब्राह्मण धर्म को उन्होंने खत्म नहीं किया, जैन धर्म था, आजीविकास थे, बुद्ध धर्म थे। उन्होंने कहा सबको बराबरी से जीने का अधिकार है और मैं राजा, प्रजा की पिता के रूप में सबके वेलफेयर का ख्याल करूंगा, केवल अपने मन की बात नहीं बोलूंगा, लोगों के वेलफेयर का। अब ये दूसरे आ गए सम्राट अशोक, और उसके बाद तीसरे जो सीधे मैं आता हूँ क्योंकि मैं उसी लाइन पे जा रहा हूँ जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। मेरे पहले गुरु गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु संत कबीर। अब संत कबीर की रचनाओं को देख लीजिए, उनकी एक एक रचना उनके साहित्य का लेवल प्राप्त करना आसान नहीं है, और उनकी एक एक रचना में पूरी मानवता और बराबरी छुपी हुई है। मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी मुझे माफ कीजिएगा। तो संत कबीर का एक दोहा, अपने साने गुरुजी ने तो हमारा काम आसान कर दिया। कौन सी प्रार्थना उनकी? उसका ओरिजिनल क्या था? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। और संत कबीर की बात मुझे बार बार याद आई, जबकि भारत एक रिवर्स गियर में जाने लग गया। रिवर्स गियर में कब से जाने लग गया? खास तौर से 1992 के बाद। वो कहा गया ना कि जहाँ मस्जिद है उसके नीचे मंदिर है, तो हमको तो मंदिर चाहिए। अब पता नहीं कौन देख के आया था कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है। वो पता नहीं किसने देखा था, पर शायद मेरे ख्याल से वो रथ यात्री जी ने देखा होगा, वो टाइम मशीन बैक साइड में ले जाके देखा होगा, और उन्होंने फिर वो कहा कि हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे। क्योंकि इसके पहले भारत में एक वैज्ञानिक सोच वाले एक दूसरे महान व्यक्ति थे। पंडित नेहरू को मैं केवल एक नेता के रूप में नहीं देखता। पंडित नेहरू वो थे जिन्होंने साइंटिफिक टेम्पर को सामने लाया, यहां तक लाया, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उनको रखा। अंबेडकर और नेहरू में कई मतभेद होंगे, होना भी चाहिए, महान लोगों में मतभेद नहीं होंगे तो क्या होगा, पर समानता भी थी। हम लोग मतभेद को देखकर अपना खून जलाते रहते हैं, अरे गांधी और अंबेडकर के मतभेद थे, नेहरू और अंबेडकर के मतभेद थे, पर उनकी समान बात क्या थी? एक तरफ नेहरू कहते थे साइंटिफिक टेम्पर को संविधान में रखो, बाबा साहब उसको अपनी परिष्कृत भाषा में संविधान में रखते थे। तो हम तब तक सोचते थे, नेहरू की स्पीच के वो थी ना, भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं बोलता हूँ, नेहरू ने उस समय कहा था भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय, ये जो बांध हैं, उनके शब्द तो ब्रैकेट में मेरे शब्द, ये बांध जो हैं उसके साथ साथ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं,
ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं, साइंटिफिक टेम्पर। और इस साइंटिफिक टेम्पर को उल्टा करने के लिए वो 1980 के बाद वो रथ यात्री है ना, रथ यात्री क्या नाम था? बहुत धन्यवाद, उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया, आपने उनको याद रखा। उन्होंने बोला ये नेहरू क्या बोलते हैं, ये शिक्षा के स्थान, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, IITs, BARC, इसरो, ये हमारे आधुनिक पूजा के स्थान है। नहीं, हमारे आधुनिक पूजा के स्थान तो मस्जिदों के नीचे हैं। मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ। और खैर, मंदिर का उद्घाटन करते समय भी बड़ा मजा आता है। पता नहीं आपने नोट किया होगा कि मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना अपने उनके द्वारा, किसके द्वारा? मैं दिन भर टीवी से उठ नहीं सका। क्यों भाई? अरे 4-4 घंटे में इतने प्यारे प्यारे नए नए धार्मिक कपड़े। अब कपड़ों का भी फैशन का डिजाइनर का है, तो खैर, तो ये नया रास्ता जो चालू हुआ, ये मेरे ख्याल से एक प्रतिक्रांति है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, भारतीय इतिहास में बुद्ध धर्म का आना, यानी वैज्ञानिक सोच, समता का सोच, ये आना, ये क्रांति था। और इस क्रांति के विरोध में जो आया वो पुष्यमित्र शुंग, शशांक और बाद में शंकराचार्य जैसे लोगों ने वर्ण व्यवस्था और फेथ बेस्ड नॉलेज को पुनर्स्थापित जो किया, वो प्रतिक्रांति था। तो आज डॉक्टर दाभोलकर को मैं जो देखता हूँ, वो एक उस क्रांति के एक बड़े वाहक के रूप में देखता हूँ, जो क्रांति आजादी के बाद आई। जिस क्रांति के ने यहाँ के पुराने विचारों को दूर करने के लिए, वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए और वैज्ञानिक सोच को जमीन तक ले जाने के लिए, आखिर में जैसे मेरे पहले वक्ता ने कहा, आखिर मुद्दा तो ये है, हम लोगों तक अपनी बात को ले जाएं कैसे, कौन सी भाषा हम सीखें कि हम गांव के उन लोगों से ये बात कर सके। तो डॉक्टर दाभोलकर का सबसे बड़ा काम जो था वो यही कि साइंटिफिक टेम्पर के विचार को एक आंदोलन के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में आम जनता तक पहुंचाना, ये उनका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। खैर, क्रांति, प्रतिक्रांति और क्रांति क्या थी? क्रांति को मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ, एक छोटा मोटा लेखक या पढ़ता रहता हूँ, करता रहता हूँ। मैं एक तरफ अम्बेडकर और एक तरफ नेहरू, इन दोनों ने जो परिवर्तन लाए उसको मैं छोटी सी क्रांति कहता हूँ। छोटी सी क्रांति क्या हुआ? बाबा साहब ने वो संविधान रखा। अब संविधान पे भी आता हूँ। संविधान को अभी तक मैं मान के चल रहा था कि संविधान के आधार पर हम आगे चलेंगे, पर याद रखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं ये संविधान क्या होता है, ये तो पुराना हो गया है और ये हमारी सांस्कृतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता। कौन से सांस्कृतिक मूल्यों से नहीं खाता? मेल, मनुवादी मूल्यों से मेल नहीं खाता, ब्राह्मणवादी मूल्यों से मेल नहीं खाता। इसलिए 15 अगस्त के दिन मिंट आर्टिकल में प्रधानमंत्री के क्लोजेस्ट एडवाइजर ने लिखा, संविधान को बदल दो। कैसी हिम्मत आई उनको ये लिखने की कि संविधान को बदल दो? और क्यों? क्योंकि बोले इसमें समता के मूल्य हैं, बराबरी के मूल्य हैं, लिबर्टी के मूल्य हैं, सोशल वेलफेयर की बात है, सोशलिज्म की बात है। ये आज के समय में नहीं चलेगा और ये उसी राजनीति का प्रतीक है जो आज बहुत बड़े पैमाने पर समाज में चल रही है। तो खैर, एक तरफ जैसा नेहरू जी ने रखा साइंटिफिक टेम्पर के आधार पे, मुझे सौभाग्य मिला उस इंस्टीट्यूट में काम करने का, जहां मैं रोज जब ऑफिस जाता था तो मुझे वहां एक प्लाक दिखता था, इस IIT की आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने रखी। और वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत था कि जवाहरलाल नेहरू के इस इंस्टीट्यूट में काम करते समय उन विचारों को भी आत्मसात करने की कोशिश करें जो उन्होंने सामने रखे थे। खैर, वो एक, अब उनके विचारों के लिए प्रतिक्रांति, जिस प्रतिक्रांति ने डॉक्टर दाभोलकर की हत्या की, वो एक अकेली चीज नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए होल। और वो होल क्या है? वो पूरी बड़ी प्रक्रिया क्या है? वो बड़ी प्रक्रिया है कि समाज के मुद्दों को उनसे हटाकर ऐसी चीजों में ध्यान ले जाना जो केवल समाज के कुछ लोगों को, सवर्ण संभ्रांत लोगों को अच्छी कंडीशन में रखें
और जो आम लोग हैं उनकी परिस्थिति बिगड़ती जाए, उनकी परिस्थिति बिगड़ती जाए, इसके बारे में तो कुछ नहीं है। कल मैं टैक्सी में कल पनवेल से वापस आ रहा था, तो बाई चांस टैक्सी वाले ने भी डर डर के मेरे को पूछा क्या चल रहा है। मैं वो मेरा कोई वीडियो वगैरह सुन रहा था, तो बोले उसको लगा है इससे बात कर सकते हैं। बोले आपको आज की परिस्थिति कैसे कैसे लगती है? मैंने कहा खराब लगती है। मैंने कहा आपको? उसने कहा बहुत खराब लगती है। क्यों भाई? बोली पहले मैं दूध खरीदता था इतने में, अभी दूध इतना महंगा हो गया। यानी वो मेरे को वो इकोनॉमिक इंडाइसेस वगैरह तो समझते नहीं है, पर ये समझता है। जैसे वो एक बार कन्हैया कुमार ने बोला कि वो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स है, तो मैं अपनी माँ से पूछता हूँ कि माँ कैसा चल रहा है, तो माँ ने बोला राशन पहले से दुगना हो गया। तो मेरे को समझ गया इकोनॉमी डूब रही है। बड़ा सिंपल, इकोनॉमी को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। तो उसका टैक्सी वाले ने मुझे पूरा समझा दिया कि आम लोगों की परिस्थिति क्या है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट याद रखिएगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, उसमें समाज के टॉप 10% लोग, टॉप 3% लोग 60% प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं, और बॉटम 90% लोग 3 या 4% प्रॉपर्टी को कंट्रोल। यानी अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। संविधान क्या कहता है? State will make effort to reduce the economic disparity of the people. राज्य कोशिश करेगा कि समाज के लोगों की जो आर्थिक विषमता है इसको कम करे। अब ये राजनीति का कहां से आई? एक तरफ तो हम आजादी के मूल्य में देखते हैं कि मैं अपने 3 प्रतीक सामने रखता हूं, बहुत सारे हैं इसलिए आप गलत मत समझिएगा। 3 को मैं सबसे सामने रखता हूं और उनके इसमें बाकी को ले लेता हूं प्रवाह में। सबसे पहले मैं रखता हूं शहीद आजम भगत सिंह। आपको उनके संगठन का नाम याद होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और नौजवान भारत सभा भी था, खासतौर से नौजवान लोग याद रखिए इसको। फिर दूसरे मेरे प्रतीक जो हैं बाबा साहब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत संगठन बनाया उन्होंने, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहुजन हितकारिणी सभा, और अंत में उन्होंने एक पार्टी बनाई। इसके बहुत सारे टुकड़े मौजूद हैं, कोई इधर चाट रहा है, कोई उधर चाट रहा है। कौन सी? और तीसरी एक पार्टी को याद रखिए, मैं उसको वोट देने के लिए नहीं बोल रहा, वो आपका चॉइस है। वो उसमें 4 लोगों को मैं रखता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम कांग्रेस। सही जवाब है, पर कंजूसी वाला जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम को ख्याल कीजिए, ये मत बोलिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है। नाम में रखा है, जब हम कहते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, तो उसमें उसका एजेंडा छुपा है। तो इन तीनों के नाम को देखिए, इन तीनों के नाम में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, राष्ट्र है। और वो राष्ट्र जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, स्त्री, पुरुष, सभी भाषाओं के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग उसमें आते हैं। और जब ये लोग ऊपर आ रहे थे औद्योगिकीकरण के कारण, आधुनिक शिक्षा के कारण, याद रखिए समाज बदलता है। समाज एक ठहरा हुआ तालाब नहीं है, समाज में बदलाव है। मॉडर्न एजुकेशन, जिसको ज्योतिराव फुले ने कितना, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को धन्यवाद दिया। अब ये बात काफी क्रांतिकारी है कि अंग्रेजों को धन्यवाद देना कि आपने वो एजुकेशन लाया जो आज हम दलितों तक ले जा पा रहे हैं, और दलितों तक, और इसी के साथ साथ स्त्रियों तक ले जा पा रहे हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन आया, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री आई, और उसी के साथ वैज्ञानिक सोच की शुरुआत हुई। आप ज्योतिराव फुले जी का हमने अभी गीत गाया, बहुत प्रेम से गाया, उसमें भी आप देखिए कितना वैज्ञानिक सोच छुपा हुआ है। तो इधर के जो संगठन है, भगत सिंह का हो, अंबेडकर का हो या गांधी का हो, उसमें कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक सोच छुपा हुआ है। अब इसका विरोध करने वाले कहां से आए? इसका विरोध करने वाले वो लोग थे जिसके लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, शेठ जी, भट्ट जी। मुसलमान नवाब, हिंदू राजा, मुसलमान जागीरदार, हिंदू जमींदार, इन लोगों को लगा रही है क्या हो रहा है, स्त्रियों में शिक्षा जा रही है। अभी तक तो खैर स्त्रियों की शिक्षा की एक बात मैं हमेशा याद करना चाहता हूँ, आज तो अच्छा लगता है हॉल में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, पर स्त्रियों की शिक्षा कितना मुश्किल थी वो आप जरा सोचिए। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। सावित्रीबाई फुले,
और उनकी स्कूल की पहली शिक्षिका कौन थी? फातिमा बेग। अब मैं वैसे पढ़ रहा था कि वो लोग जब स्कूल जाती थी तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी। तो मेरे दिमाग में आया ये एक्स्ट्रा साड़ी क्यों ले जाती थी? क्या इनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसा बार बार कपड़े बदलने? पर पता चला नहीं, लोग उन पे कीचड़ गोबर पत्थर फेंकते थे और कहते थे आप जो कर रहे हो हमारे धर्म के खिलाफ है। देखिए धर्म का दुरुपयोग कहां कहां किया जाता है। सामाजिक रूढ़ियों को मजबूत करने के लिए भी धर्म का इस्तेमाल करना आसान होता है, क्योंकि धर्म के नाम पे भावनाओं को उकसाया जा सकता है। खैर इस तरफ से ये एक प्रवाह निकले। अब इधर से जो प्रवाह आए, पुराने राजा नवाब जमींदार जागीरदार, इन्होंने कहा ये तो भाई खतरे की बात है। स्त्रियों में शिक्षा जा रही, दलितों में शिक्षा जा रही, मजदूर वर्ग ऊपर आ रहा है, मजदूर वर्ग ऊपर आ रहा है। लोखंडे जी की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉमरेड सिंगार वेलू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भगत सिंह जैसों की विचारधारा विकसित हो रही है। तो इन्होंने कहा, मुसलमान नवाब ने कहा इस्लाम खतरे में। इस्लाम कहां से खतरे में आएगा मुझे मालूम नहीं। तो हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में। मैं एक रिवीजन करता हूँ, धर्म कभी खतरे में नहीं होता, मानवता के मूल्य खतरे में नहीं होते, खतरे में होते हैं कुछ लोगों की सत्ता, जो धर्म के नाम पर कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है। आज भी देश में सुना जा रहा है हिंदू धर्म खतरे में है। तो किसकी सत्ता खतरे में है उसको जरा आप सोच लीजिएगा। तो खैर ये लोग इधर से आए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और आखिर का वो संगठन कौन सा है वो? खाकी पैंट इन्होंने बात की मुस्लिम राष्ट्र की और हिंदू राष्ट्र की, और इन्होंने बात की पुराने मूल्यों की। यही है साइंटिफिक टेम्पर की हत्या। मुस्लिम राष्ट्रवाद कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय से एक मुस्लिम राष्ट्र था। कौन सा वैज्ञानिक सोच था उसमें? वैज्ञानिक सोच का पूरा विरोध था। और हिंदू महासभा के सावरकर का तो खैर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, वो जेल भी जाते हैं, माफी भी मांगते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति भी करते हैं और कहते हैं गाय तो पवित्र पशु नहीं है, वो भी चलता है। खैर वो मुझे उससे ऐतराज नहीं है। और एक तरफ कहते हैं भारतीय संविधान, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। पर इसमें आरएसएस काफी प्यूरिफाइड है, प्यूरिफाइड, नो प्रॉब्लम। हमारे ये जो अभी बात कर रहा था मैं, तो उसी पे मैं आ जाता हूँ। मुख्य रूप से जो संघर्ष किसका है, आज संघर्ष किन बातों का? संघर्ष दो प्रकार की राजनीति का है। संघर्ष हिंदू और मुसलमान का नहीं है। संघर्ष हिंदू और क्रिश्चियन का दिखता है, हिंदू मुसलमान का दिखता है। संघर्ष दो प्रकार के मूल्यों का है। एक मूल्य वो जो आजादी के आंदोलन से आए, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, जिसके पीछे है वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच, एक तरफ ये है। और दूसरी तरफ जब मूल्य आए, जो उसके लिए एक प्रतिनिधि के रूप में मैं रखता हूँ, वो प्रतिनिधि कौन थे? वो के सुदर्शन का नाम सुने? नहीं सुना? अच्छी बात है। क्यों है? कौन थे वो आरएसएस के सर्व संघ चालक थे। यस, बरोबर। बाबा साहब आम्बेडकर को पहले लेते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरी स्पष्टता से, ईमानदारी से कहा भारतीय संविधान चाहिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर चाहिए। और यही बाबा साहब ने पहले मनुस्मृति को जलाया था, यानी जलवाया था। वो केवल उनके जो साथी थे, सहस्त्रबुद्धे थे, वो हर एक ब्राह्मण से नफरत नहीं करते थे। बाबा साहब की नफरत ब्राह्मणवाद से थी, ब्राह्मणों से नहीं थी। के माध्यम से उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, और इसमें उन्होंने क्या सोचा होगा? मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैं इस किताब के चलाने का समर्थन करता हूँ। और वही बाबा साहब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। अब उन पे आ जाता हूँ, के सुदर्शन वो वेट कर रहे हैं वहां। 2000 में आरएसएस के सरसंघ चालक बने। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। माय गॉड, कौन से संविधान के मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये किसी एक देश के हैं या पूरी मानवता के हैं? वो बोलते हैं तो विदेशी है। और ऐसी एक संगठन है इसी प्रकार का जो मुस्लिम
इस्लाम के नाम पे पिछड़ापन लाना चाहता है इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया में वगैरह वगैरह। उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड भी यही बातें करता है कि ये जो सब चीजें ये यूरोपीय मूल्यों की है। वैसे ही ये इनकी एक बात मुझे ठीक लगती है, ये जो सुदर्शन जी की एक बात ठीक लगती है कि कुछ चीजें देशी विदेशी होती हैं, है ना? शाम को कुछ लोग कहते हैं ना, बाकी सब मानवता के मूल्य सब पूरी। अब सवाल ये है कि एक तरफ जहां हमने आजादी के आंदोलन के बाद इन मूल्यों को प्रमोट किया, ऊपर लाया, दूसरी तरफ ये मूल्य जो पुराने मूल्यों की बात करते हैं, मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, ऊंच नीच का गुणगान करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर को मारते हैं, ये खामोश नहीं रहे। इन्होंने शाखाओं के माध्यम से महीने में 30 दिन, साल में 12 महीने लगातार एक इंडोक्ट्रिनेशन करते रहे। इंडोक्ट्रिनेशन क्या करते रहे? ये अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। बड़ा सरप्राइज हो गया। ये राष्ट्र की कल्पना कितनी पुरानी है? 300 साल, 400 साल या लाखों साल पुरानी है? 300-400 साल पुरानी है, मैं आपको बता दूं। और पहले, क्योंकि वो तो अपने यहाँ डार्विन की थ्योरी भी है ना, पहले हमारा जो ये पहले मनुष्य शिकारी अवस्था में था, पशुपालक अवस्था में था। तो क्या पशुपालक अवस्था में राष्ट्र था क्या? अरे जिसको जहाँ कबीले को जहाँ जाना है, आर्य लोगों को लगा इधर हरी घास अच्छी है गंगा के किनारे, इधर आ गए, नो प्रॉब्लम, जो जिधर जाए, सवे भूमि गोपाल की। तो उस समय राष्ट्र नहीं था। उसके बाद आई राजाशाही, जिसका आज बहुत गुणगान होता है। ये हमारे राजा वेरी गुड यार, हिंदू राजा वेरी गुड। इधर पाकिस्तान में मुसलमान राजा वेरी गुड। अब राजा तो खैर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और राजा तो राजा ही होते हैं। पर राजाशाही को आप इतना सिर पे मत उठाइएगा। एक एक्सरसाइज दे देता हूं आपको चलते चलते। राजाशाही में क्या होता था? राजाशाही में राजा अपने राज्य का विस्तार करता था और गरीब किसान से लगान वसूल करता था। राइट रॉन्ग? एक एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज ये है, आपको लाइन ड्राइंग दो मन में बनाना है, मन में 2 लाइन ड्राइंग बनाना है। एक लाइन ड्राइंग बनाना है किसान के पेट की, एक लाइन ड्राइंग बनाना है राजा के पेट की। किसान के पेट की लाइन ड्राइंग आप अंदर बनाएंगे कि बाहर? और राजा पेट की? ये राजाशाही है। ये राजाशाही नहीं चाहिए। सम्राट अशोक ने कुछ अच्छा कहा, उसको स्वीकार कीजिए। शिवाजी महाराज ने कुछ अच्छा कहा, उसको स्वीकार कीजिए, पर राजाशाही नहीं चाहिए। तो खैर, इधर से राजाओं का गुणगान और कहा अनादिकाल से हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। अब अनादिकाल में तो भाई, अगर मैं तो एक तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, आप में से भी कई ने पढ़ा हो डार्विन की थ्योरी, हमारे पूर्वज, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अपना पूर्वज कहने में। कितनी अच्छी लाइफ थी, जरा देखिए ना, झाड़ पे रहना, इधर से उधर जंप मारना, ताजे ताजे फल खाना, हरी हरी हवा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए शायद उन्होंने किताबों से डार्विन की थ्योरी निकाल दी कि वो काम कर जाते हो। खैर, तो दोस्तों सवाल ये है कि हमें आज एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। दाभोलकर जी के सिद्धांत आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते, इस बात को याद रखिए। दाभोलकर जी के सिद्धांत एक पूरी सोच का तरीका होना चाहिए, और वो तरीका है हमारे यहाँ लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों को मजबूती देना, और उसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन उसका एक सेंट्रल पार्ट है, उसका स्पाइनल कॉर्ड है। उसके चारों तरफ बाकी आंदोलन चलना चाहिए जो अंधश्रद्धा को मजबूत करते हैं। धर्म के नाम की राजनीति, उस धर्म के नाम की राजनीति के खिलाफ खड़े रहना है। और एक और बात बता दूं, केवल 2 चीजें और मैं बताऊंगा। धर्म के नाम की राजनीति जहां भी आती है, वो देश को पीछे ढकेल देती है। पाकिस्तान में आई धर्म के नाम की राजनीति, शुरू से आई। क्या हुआ वहां का? साइंस का डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। वहां आज आटा 300 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, लोग केवल सुन के काम चला लेते हैं पाकिस्तान। और वो रोज के रोज एक जनरल, दूसरा जनरल, एक पॉलिटिशियन जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहा उसको लटका देते हैं और आगे काम चले जाते हैं। फिर केवल पाकिस्तान, तालिबान को देखिए, पावर में आ गए, पहला काम क्या है? लड़कियों को आप वापस जाओ, ये हॉल में आपकी कोई जरूरत नहीं है, स्कूल में आपकी कोई जरूरत नहीं है,
बुर्का पहनो, ये करो। फिर सबसे शॉक मुझे कब लगा, एक साल पहले श्रीलंका में बड़ा उठाव हुआ। चीजें महंगी हैं, खाने को नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं है, पेट्रोल नहीं है। मेरी एक मित्र श्रीलंकन थी, उसका एक बहुत अच्छा लेख आया कि श्रीलंका में 1948 से ही सिहला बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स आया, देश को बर्बाद कर गया। याद रखिए दोस्तों, जहां भी धर्म के नाम की राजनीति आती है वो देश को पीछे ढकेल देती है, बर्बाद कर देती है। धर्म से मुझे मोहब्बत है, क्योंकि धर्म खरा तो जगाला, और जो नफरत पैदा करती है वो राजनीति है। मुसलमान ऐसे होते, मुसलमान वैसे होते, क्रिश्चियन ये होते, वो होते, सब एकदम गलत प्रोपेगेंडा। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज अगर हम चाहते हैं दाभोलकर जी के सिद्धांतों को गहराई से एक आधार देना, तो धर्मनिरपेक्षता आंदोलन, धर्म के नाम पे चलने वाली राजनीति का मुकाबला करना, कैसे करना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी पिछले 9 साल में तो जो हालात हो गए हैं, वो जो शाखा रहती है डबल ट्रिपल हो गई संख्या में। हिम्मत से आते होते हमको यहाँ शाखा लगानी है, लगाओ बाबा, कौन है ऊपर, आका उनके बैठे हैं, कौन रोक सकता है। तो क्या जाए, 3 चीजें हैं उसमें। एक तो पहले हमको इंडिया और भारत को बचाना है, इशारों में बात करते हैं। नंबर 2, मेरा विश्वास है आज भी धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले, तार्किक सोच में मानने वाले, सामाजिक आंदोलन में मानने वाले, समाज की बेहतरी चाहने वाले, बेहतर समाज बनाने के लोगों की संख्या ज्यादा है, पर हम सब बिखरे हुए हैं। 1 से 2 संगठन बनने में टाइम नहीं लगता, 2 से 4 संगठन बनने में टाइम नहीं लगता, और वहां का जो संगठन है वो ऐसा मुट्ठी के रूप में मजबूत है। एक नागपुर से निर्देश आएगा, पूरी राजनीति वैसे चलेगी। तो हमारे सामाजिक संगठनों में तालमेल करने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, हाथ से हाथ पकड़ के चलने की जरूरत है सामाजिक आंदोलनों को। उसमें आप जो भी रोल प्ले कर सके आपने प्ले करना चाहिए। आपका संगठन अलग है, मेरा संगठन अलग है, पर हमारे जो विचार हैं उसके आधार पे हम आंदोलन साथ साथ करेंगे, और आंदोलन ही है जो लोकतंत्र को जिंदा रखता है। ये डबल चीज है, लोकतंत्र के बगैर आंदोलन जिंदा नहीं रह सकते, और आंदोलन के बगैर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और तीसरा और अंतिम बात जो मेरे पहले के अच्छे वक्ता ने बहुत प्यार से बताई, समाज के नीचे के लोगों तक पहुंचने की कोशिश, जुड़ाव, और उनमें एक तरफ आंदोलन की बात और दूसरी तरफ सामाजिक चेतना कैसे बदली जाए। पहले कल मैंने पनवेल में, मुझे बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा मैंने नाटक का एक छोटा सा भाग देखा, उसी में मैं खुश हो गया। इस प्रकार के नाटक क्यों ना हम जगह जगह प्ले करें। हर एक बस्ती में नौजवान अपने, नौकरी तो करना है, पेट पानी तो लाना है, कोई ऊपर से अडानी अंबानी तो हमको देने वाले नहीं है, खुद की नौकरी तो करना है, पर साथ में 2 घंटे हफ्ते में मिलते हैं, 4 घंटे हफ्ते में मिलते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे नौजवानों से दोस्ती करें, उनको साथ में लाएं, इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक जगह जगह ले जाएं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो सामाजिक संगठनों के ऑफिस हैं, वो ऑफिसेस हम सब के हैं, वामपंथी हो, सोशलिस्ट हो, अंधश्रद्धा निर्मूलन का हो, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी हो, हर जगह जाकर महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार